Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 का एक क्वेश्चन। A sinusoidal voltage is applied to electric circuit containing a circuit element X in which the current lead the voltage by pi by 2। फिर ये चार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट का नाम हमें नहीं मालूम कौन सा एलिमेंट है, वो एक्स है और इसे किसी साइनोसोडल वोल्टेज का मतलब है एसी सोर्स से जोड़ा है ये। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है और इसके जो जो वोल्टेज है, इसमें जो फेज रिलेशन है वो ये है गिवन, क्या कि करंट लीड द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो देखो अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं कि वोल्टेज ऐसा है और करंट लीड कर रही है बेटा, तो जो लीड करती है उसे ऊपर बना लेते हैं और 90 डिग्री लीड कर रही है इसीलिए 90 बनाया मैंने। ऐसे करंट वोल्टेज से फेज में 90 डिग्री आगे है, एक क्वेश्चन में गिवन है। क्या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, सोच के बताओ। अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई 2 रेडियन, तो वोल्टेज पीछे होगा ना करंट में, करंट से फेज में पाई बाई 2। भाई करंट अगर आगे होगी वोल्टेज से तो वोल्टेज पीछे होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वोल्टेज वी लैग बिहाइंड आई बाई फेज 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 2। इसका फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, आई ऐसे और वोल्टेज लैग कर रहा है ऐसे, लैग करे तो नीचे बनाओ, लीड करे तो ऊपर बनाओ। तो देखो जिससे करे उसे एक्स एक्सिस में रखो, तो यहाँ पे वोल्टेज से करंट आगे है तो करंट आगे है तो ऐसे बनाया, यहाँ पे वोल्टेज पीछे है तो नीचे बना दो 90 डिग्री ये ऐसे। अब सोच के बताओ ये रूल किसके लिए होता है। आपने अगर रूल्स पढ़े हैं, 3 रूल होते हैं, मैं बता दूंगा। हेंस मैं आंसर में तो ये लिखूंगा, हेंस एलिमेंट एक्स जो है ये आपका कैपेसिटर है। अब आपको ये रूल याद होने चाहिए। कौन से रूल सर, जरा समझो। 3 रूल होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस के, लीनियर रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपका लीनियर रेजिस्टेंस है, इसके लिए लिखे हैं तो इसमें जो करंट है आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज द फंक्शन ऑफ टी आर के क्रॉस सेम फेज में होते हैं। ये वी आर द फंक्शन ऑफ टी एंड आई द फंक्शन ऑफ टी आर इन सेम फेज। अगर रेजिस्टेंस है तब, अगर रेजिस्टेंस एसी सोर्स से लगा हुआ है ऐसे, तब ये कहानी होती है। एक इंडक्टर के लिए होता है, अगर एक इंडक्टर है, 3 ही एलिमेंट होते हैं आपके, इससे किसी एसी सोर्स को जोड़ दें तो इसका सेम फेज का फेजर डायग्राम ही बनता है। इसमें ऐसे नाते हैं कि करंट आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड करता है 90 डिग्री बेटा, वोल्टेज लीड करता है करंट से। तो ऐसे याद करते हैं इसको, इसको मैं फेजर डायग्राम से याद रखता हूँ। इससे जो ऊपर होगा वो लीड करेगा इससे, एक्स एक्सिस में जो जिससे लीड कर रहा होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा, तो वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री करंट से, तो वोल्टेज वी एल द फंक्शन ऑफ टी लीड करंट आई बाई फेज 90 डिग्री। अगर से इसको उल्टा भी करके ले सकते हो आप कि भाई सोचो अगर वोल्टेज आगे है करंट में तो फिर करंट पीछे ही तो होगा, तो आप ऐसे ले सकते हो, आई द फंक्शन ऑफ टी लैग बिहाइंड बाई सॉरी वोल्टेज बाई फेज 90 डिग्री। अच्छा ये दोनों बात एक ही हैं, सोच के देखो, आसान है। वोल्टेज अगर आगे है करंट से, करंट में से किस में, फेज में आगे है 90 डिग्री, तो बेटा जब करंट से वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे ही तो हुआ, तो इसका फेजर डायग्राम बनाना तो ऐसे बना सकते हो। इसमें करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज को यहाँ लिख लो, और करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री, ऐसे कर सकते हो। लैग करेगा तो नीचे ना आएंगे, लीड करेगा तो ऊपर। तीसरा रूल होता है कैपेसिटर के लिए, ये वाला याद रखता हूँ मैं, तो ये वाला याद रखता हूँ।
फेजर डायग्राम से याद हो जाता है बेटा, है ना। एक होता है कैपेसिटर के लिए, अगर एसी सोर्स में कैपेसिटर लग रहा है तो इसमें जो करंट होता है फंक्शन आई द फंक्शन ऑफ टी, वोल्टेज लैग करता है 9 सी कैपेसिटर के अक्रॉस 90 डिग्री। मैं ये वाला डायग्राम याद रखता हूँ। यहाँ से आप बोल सकते हो कि वी सी लैग बिहाइंड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 90 डिग्री। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो बेटा, अगर वोल्टेज पीछे है करंट से तो करंट आगे होगा, तो इसका उल्टा लिख सकते हो आप, करंट आई द फंक्शन ऑफ टी लीड वोल्टेज वी सी द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 90 डिग्री। ये 3 रूल होते हैं, इनका डेरिवेशन भी होता है 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं तीनों के ये, कि प्रूव करके दिखाओ कि लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है ना। तो ये ऐसे, तो इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि वोल्टेज तो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ, और करंट लीड कर रहा है, लीड करे तो ऊपर 90 डिग्री। तो इसीलिए देखो यही तो डायग्राम में दे रखा है, वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए मैंने कैपेसिटर डिवाइस लिखा है। तो पहली बात तो समझ में आ गई होगी आपको कैपेसिटर क्यों लिखा, थोड़ा सा समय लगा बताने में, पर ये ऐसे लिखना है बस इतना, ठीक है ना। रूल्स याद होंगे तो फटाफट लिख दोगे आप। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर इट्स रिएक्टेंस। तो देखो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस एलिमेंट को कैपेसिटर से, ऐसा बना सकते हो कि जो एलिमेंट है आपका वो कैपेसिटर है। ये बात समझ में आ गई। अब कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टर होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता, एक्सल बोलते हैं उसे। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, इसका फॉर्मूला होता है, हमें याद होना चाहिए 1/ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, और सी कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एफ सी, 2 एफ इज ए लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला लिख रहा था, यूनिट भी लिख दो ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। अच्छा, इसके बाद जरा समझो, और इसमें थर्ड पार्ट पूछ रहा है, सी पार्ट। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। तो देखो एक्सी इक्वल टू 1/2 एफ सी है, तो एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो एक्सी घटेगा, तो कुछ ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये फ्रीक्वेंसी, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। तो इसमें लिखना चाहो तो ये हर्ट्स में लिख दो, ये ओम में लिख दो, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। और देखो इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है, ठीक है। तो सी चॉइस हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। चौथा पार्ट है इसमें, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द दिस एलिमेंट व्हेन द इट इज यूज्ड इन एसी सर्किट्स। अगर हम एसी सर्किट में इस एलिमेंट को लगाएं, ऐसे लगा दें एक एसी सोर्स, हम इसमें एसी सोर्स लगाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, जीरो नहीं है ना। अगर हम इसमें इस सोर्स का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IRMS, इसी को हॉट वायर एमीटर मेजर करता है, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ओम। तो IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z होता है वैसे तो, लेकिन सर्किट का जो इम्पीडेंस है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो XC है, इसीलिए लिख सकते हैं कि VRMS अपॉन XC। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो XC घटता है। अब XC अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगी, तो इसमें करंट बढ़ने लगेगी, IRMS बढ़ेगी। तो ये तो किसका बिहेवियर हो गया, आपका एसी सोर्स का बिहेवियर हो गया कैपेसिटिव के लिए, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी सोर्स की बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है XC घटेगा, और XC घटेगा तो करंट इस सर्किट में फ्लो करने वाली जो करंट होगी, रूट मीन स्क्वायर करंट, वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये तो एसी सोर्स के लिए हो गया। अगर हम डीसी सोर्स के लिए कहानी बताएं, तो डीसी सोर्स में अगर हम ऐसे लगा दें, डीसी सोर्स मतलब बैटरी लगा दें बेटा, डीसी सोर्स का मतलब बैटरी से है। अब डीसी सोर्स लगा दें तो जानते हो कि हम बात करते हैं स्टडी स्टेट की। स्टडी स्टेट जब आ जाता है तब ये मान के चल लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जीरो है साहब। स्टडी कहानी होती है ये, कि फ्रीक्वेंसी जीरो मान लो डीसी सोर्स की, मान लो, एज्यूम कर लो, और
XC की वैल्यू 1/2πfc है, तो F 0 है तो XC इन्फानेट हो जाएगा। और जब XC इन्फानेट हो जाएगा तो जो करंट फ्लो करेगी इसमें वो 0 हो जाएगी। लेकिन ये कहानी स्टडी स्टेट की है बेटा, मतलब DC सोर्स कैपेसिटर जो होता है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट का मतलब है फुली चार्ज हो जाए। फुली चार्ज का मतलब है कि जब कैपेसिटर की अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए। तो कैपेसिटर का प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन करंट 0 हो जाती है। और एक बात और है कि जब फुली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा और बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों 0 हो जाती है जब फुली चार्ज हो जाता है, स्टडी स्टेट आ जाती है। उससे पहले करंट फ्लो करता है बेटा, जब ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस चल रही होती है तो कैपेसिटर में भी करंट फ्लो करता है बेटा। कंडक्शन करंट भी होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, वो दोनों मिलके कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, कंडक्टिविटी आ जाती है सर्किट में, है ना। उतना नहीं, आप इतना लिख देना कि स्टडी स्टेट जरूर लिखना बट, है ना। और लिख देना कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और उसकी वजह से सर्किट कैपेसिटर करंट DC करंट को ब्लॉक कर देती है। ये DC करंट है बेटा, है ना, इतना लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।